नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन शास्त्री आज आपके लिए इस संस्कृत कक्षा के अंतर्गत संस्कृत के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं और उनका सामान्य परिचय यहाँ पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये किसी भी संस्कृत के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी जो हमारे साथी संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि भाषा 1 और भाषा 2, इन दोनों में जो 4 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू हैं, उनमें से दोनों में भाषाओं में संस्कृत रहती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भाषा 1 में तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी चुन लेते हैं एक भाषा, लेकिन जब दूसरी भाषा चुनने की बात आती है तो उनके सामने 2 मुख्य ऑप्शन रहते हैं, एक संस्कृत और एक अंग्रेजी। अब कई लोग सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी अच्छे से नहीं बनती ज्यादा, तो क्या करें, तो वो संस्कृत का ऑप्शन चुन सकते हैं। जिसको अंग्रेजी अच्छे से आती है अंग्रेजी चुने, और जिसको संस्कृत अच्छे से आती है संस्कृत चुने। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं दोनों अच्छे से आती, फिर क्या चुने। तो इसकी चिंता मत करें, आपको जिसमें ज्यादा विश्वास हो वो आप चुन लें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। और जिसको दोनों में थोड़ी थोड़ी कमजोर है तो आप संस्कृत को ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि संस्कृत हिंदी से मिलती जुलती है, हिंदी संस्कृत से ही हिंदी निकली हो, आप हिंदी डेली बोलचाल में भी लाते हैं, यहाँ से भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी, तो संस्कृत का भी आप चयन कर सकते हैं। और जो मुख्य भाषा में संस्कृत लेते हैं, जो कि 60 नंबर की पूछी जाती है, उनके लिए भी हमारे संस्कृत के जितने वीडियोज रहेंगे और अभी हैं वो अति आवश्यक हैं। हमारे रोज के वीडियो देखते जाएं और संस्कृत का ज्ञान करते जाएं। आज की कक्षा में हम इस संस्कृत की कक्षा में सर्वप्रथम संस्कृत के प्रमुख कवि और उनकी रचना, उनका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। एक निवेदन करूंगा, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की हमारे जो और भी विषयों के वीडियोस होंगे, संस्कृत के वीडियो होंगे, वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए आज की हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखें, एक तरफ यहाँ पर जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर उसके जो रचनाकार हैं, जिन्होंने उस ग्रंथ की रचना की, उसके नाम लिखे हैं। यहाँ पर काव्य की विधा, ये ग्रंथ कैसा है, खंड काव्य है या नाटक है या आख्यायिका है, क्या है, एक काव्य की विधा लिखी है। और इस तरह उसमें कितने सर्ग किसमें होते हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न इसमें बनते हैं। या वो किसी कवि की रचनाएं पूछते हैं या फिर उनके बारे में सामान्य रचना का परिचय पूछते हैं, इसमें कितने सर्ग हैं ये पूछते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आज हमें पर पढ़नी है, बहुत ही जरूरी क्लास है, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। पहला है रघुवंश महाकाव्य, एक कालिदास की रचना है रघुवंशम। रघुवंश महाकाव्य एक महाकाव्य ग्रंथ है और 19 सर्गों में विभक्त है। सबसे बड़ा होता है महाकाव्य, इसके बाद होता है खंड काव्य। तो इस प्रकार से रघुवंश महाकाव्य एक महाकाव्य है जो कि कालिदास की रचना है। इसमें राजा दिलीप कुमार से लेकर के अग्निवर्ण तक के 28 राजाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है रघुवंश के। इसके बाद दूसरी है कुमार संभवम, ये भी कालिदास की रचना है, ये भी एक महाकाव्य है। जहां पे ऐसा चिन्ह लगा उससे ऊपर का लगा लेना, तो ये भी एक महाकाव्य है और ये 17 सर्गों में विभक्त है। सर्ग होते हैं अलग अलग, जिसमें एक एक विषय का वर्णन, उनके जीवन का वर्णन होता है। तो ये 17 सर्गों में विभक्त है। इसके बाद अगली रचना है क्रातार्जुनीयम, जो कि महाकवि भारवी, एक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हुए हैं भारवी, जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा है भारवे अर्थ गौरवम, वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो क्रातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है और यह भी एक महाकाव्य है और 18 सर्गों में इसको विभक्त किया गया है। क्रातार्जुनीयम में जो अर्जुन हैं और क्रात यहाँ पर शिव जी को बताया है, तो यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से इसमें क्रातार्जुनीयम में इंद्र की और शिव जी की तपस्या का वर्णन किया गया है। अगला है शिशुपाल वध, जो कि माघ जो कवि हैं उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है शिशुपाल वध। इसमें ये भी एक महाकाव्य है और 20 सर्गों में यह विभक्त है। इसमें 20 सर्ग हैं शिशुपाल वध में। शिशुपाल वध में श्री कृष्ण के द्वारा जो राजा शिशुपाल था उसके वध का वर्णन और 5 पांडवों इत्यादि का वर्णन इस शिशुपाल ग्रंथ में किया गया है, जो कि माघ कवि के द्वारा रचित है। अगला है न्यसती चरित्र। न्यसती चरित्र जो कि श्री हर्ष जो राजा हुए हैं उनके द्वारा रचित है और ये भी एक महाकाव्य है और 22 सर्गों में विभक्त है।
जो भी 8 से ऊपर जिस भी काव्य में सर्ग होंगे वो महाकाव्य की कोटि में आ जाता है। आप देखें यहाँ पर 8 से ऊपर ही यहाँ 20 सर्ग हैं, इसमें 22 सर्ग हैं न्यस्ती चरित्र में जो कि श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें 22 सर्ग हैं, तो भी एक महाकाव्य बतलाया गया है। इसके बाद है बुद्ध चरित्र जो कि श्री अश्वघोष जी की रचना है। जो अश्वघोष है उन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र, इसमें भी 28 सर्ग हैं और एक महाकाव्य है। बुद्ध चरित्र में जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूरे जीवन चरित्र का और बुद्ध चरित्र में जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया गया है। अगला है मेघदूत। मेघदूत जो खंड काव्य है और एक कालिदास जो हैं उनके द्वारा रचा गया है। कालिदास जी ने इनकी रचना की है। अभी पिछले वीडियो में हमने कालिदास का जीवन परिचय उसकी रचनाएं पढ़ी थी, तो उनका भी आप एक बार देख लें, इससे और ज्ञान हो जाए। ये 2 खंड में पूर्व और उत्तर के रूप में विभक्त है। अगला है ऋतु संहार, ये भी कालिदास जी का ग्रंथ है। ये भी खंड काव्य या गीति काव्य ये दोनों हैं और ये 6 सर्गों में विभक्त है। इसके बाद है हर्ष चरित्र। इसके बाद हर्ष चरित्र जो कि बाण भट्ट जो कवि हुए हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी ये रचना है हर्ष चरित्र, जिसमें कि राजा जो हर्षवर्धन राजवर्धन आदि जो राजा हुए हैं, हर्षवर्धन राजा का प्रमुख रूप से इसमें जीवन चरित्र बतलाया गया है। ये एक आख्यायिका है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। इसके बाद है कादंबरी। कादंबरी बाण भट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना है। बाण भट्ट जी ने बहुत ही सुंदर संस्कृत में अपनी रचनाएं की हैं, जिनमें उनकी प्रसिद्ध रचना है, सुप्रसिद्ध रचना है कादंबरी, जिसमें राजा चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 भवों का वर्णन, जिसमें कि कादंबरी भी है, उसका वर्णन किया गया है। एक काव्य ग्रंथ है और उसके 2 खंड हैं। वैसे मूलतः देखा जाए तो एक ही खंड है, फिर भी 2 खंडों में विभक्त यह कादंबरी है। इसके बाद आता है 10 कुमार चरितम, जो कि कवि दंडी की रचना है। कवि दंडी संस्कृत के कवि हुए हैं, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र लिखा। एक कथा है और इसमें 3 खंड हैं। 10 कुमार चरित्र में जो 10 कुमार हुए हैं उनके पूरे जीवन का वर्णन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार का वर्णन 10 कुमार चरित्र में किया गया है। ये हम अभी क्रम से रचनाएं पढ़ते जा रहे हैं, उनका परिचय पढ़ रहे हैं। एक निवेदन करूंगा, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, इसको क्रम से उतार लें और स्वयं मेहनत करके आप उसको याद करें, क्योंकि जिस भी परीक्षा में संस्कृत पूछी जाएगी उसमें रचनाएं, उनकी कवि, इसमें कितने सर्ग हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं। हम आगे इसके आगे और पढ़ते हैं। इसके बाद है शिवराज विजय। शिवराज विजय ये अंबिका दत्त व्यास जी जो कवि हुए हैं, अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजय लिखी। यह एक उपन्यास है और एक 12 निश्वास में विभक्त है। ये शिवराज विजय में जो कि शिवाजी महाराज थे, जो महाराष्ट्र के थे, जो शिवाजी महाराज, उनका पूरा जीवन चरित्र, उन्होंने कैसे मुगल शासकों पे अपनी विजय प्राप्त की, इस प्रकार से शिवराज विजय में बतलाया गया है। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की एक नाट्य रचना है और इसमें 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद है विक्रमोर्वशीयम, जो कि एक कालिदास की प्रमुख रचना है। ये नाटक ग्रंथ है और 5 अंकों में विभक्त है। इसमें विक्रम जो राजा विक्रमोर्वशीय का वर्णन है। इसके बाद है मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास की ही रचना है। मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की रचना है और ये जो नाटक है वो 5 अंकों में विभक्त है। इसमें राजा अग्निमित्र जो है उनका वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इसके बाद है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम जो कि महाकवि भास जो है उनकी रचना है। यह भी एक स्वप्नवास दत्तम नाटक है और 6 अंकों में इसको विभक्त किया गया है। स्वप्नवास दत्तम में वास दत्ता का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। इसके बाद है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में जो शूद्रक कवि है उन्होंने लिखी, ये शूद्रक एक कवि हैं जिन्होंने मृच्छकटिकम अपनी रचना लिखी। यह एक प्रकरण है और इसका कई बार मंचन भी होता है और ये 10 अंकों में विभक्त है। मृच्छकटिकम में शूद्रक जी ने चारुदत्त और बसंत सेना का वर्णन मुख्य रूप से किया है। इसके बाद है मुद्रा राक्षसम। इसके बाद है मुद्रा राक्षसम, इसके रचयिता हैं विशाखा दत्त जी। यह भी एक नाटक ग्रंथ है और 7 अंकों में विभक्त है। मुद्रा राक्षसम में विशाखा दत्त जी ने चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद और राक्षस का वर्णन किया है कि किस प्रकार से चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से राक्षस का और नंद का वध करके उसको जीतता है। इसका वर्णन मुद्रा राक्षसम में किया है।
इसके बाद है उत्तर रामचरित। ये भावभूति जी की सबसे प्रसिद्ध रचना उत्तर रामचरित, जो कि एक नाटक है और 7 अंकों में विभक्त है। उत्तर रामचरित में राम जी जो है उनका जब पूरी वो हो जाता है, उनका सीता का वनवास होता है, लौट आते, उसके बाद जब लव कुश की उत्पत्ति है या उसके आगे का वर्णन, जो राम जी का जीवन चरित्र है उसके आगे का वर्णन पूरे उत्तर रामचरित में किया गया है। इसके बाद है महावीर चरितम। ये भी भावभूति जी ने लिखा, ये भी नाटक है और 7 अंकों की रचना है। भावभूति ने मुख्य रूप से राम जी के विषय में रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर राम जी को महावीर को राम जी के रूप में, राम जी को महावीर के रूप में वर्णन भावभूति ने महावीर चरित्र में किया है। इसमें भी राम जी का ही चरित्र वर्णन किया है। इसके बाद है मालती माधवम। ये भी भावभूति की रचना है, एक प्रकरण है और इसमें 10 अंक हैं। तो मालती माधवम में भावभूति जी ने मुख्य रूप से मालती और माधव के जीवन के प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन किया है। इसके बाद है सालीपुत्र प्रकरणम। ये आशुघोष जी की रचना है। आशुघोष जो है उन्होंने सालीपुत्र प्रकरणम लिखी, एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 9 अंक हैं। सालीपुत्र प्रकरणम में जो सालीपुत्र था, जो कि गौतम बुद्ध के पास आते हैं और उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। बौद्ध गुरु के, गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य सालीपुत्र का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने संस्कृत की प्रमुख रचनाएं और उनके कवि और उस रचना के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा। आगे भी हमारे वीडियो संस्कृत के होंगे, आप देखते जाएं। जो भी संविदा शिक्षक, सीटेट, नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, हम उनको सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाएं, जिससे हमारी संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार हो और लोग संस्कृत पढ़ सकें। इसी भावना के साथ धन्यवाद।